तो आज तारीख है 17 फरवरी, और जैसा कि हम लोगों ने कल नहीं किया था, तो आज 16 और 17 फरवरी दोनों दिन का करंट कवर करेंगे। और इंडिया की जितनी भी लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं उसमें ऐसी जो भी न्यूज़ है जो हमें किसी एग्जाम के लिए ज़रूरी है तो वो सब कवर करेंगे, इवन दो नॉलेज के लिए भी। तो अगर 16 फरवरी के फ्रंट पेज की बात करें द हिंदू के, तो एक तो एंटी लिंचिंग बिल के बारे में आई है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। एक आई है रशियन ट्रूप्स के बारे में कि रशिया ने कुछ ट्रूप्स पीछे ले लिए हैं, इसका फिर यूएसए ने बाद में सैटेलाइट से भी कंफर्मेशन किया कि हाँ ले लिए हैं। तो वो तो मैंने पहले भी कहा था कि हाँ यूक्रेन से वॉर नहीं होने वाली। एक नेक्स्ट न्यूज़ आई है, वो आई है एक्सपोर्ट को लेके कि इंडिया ने 25% ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है पिछले साल जनवरी से कंपेयर करते हैं हम लोग तो। एक न्यूज़ आई है जो आई है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन को लेके कि इसने ये हिजाब के मुद्दे पे इंडिया को थोड़ा कंडेम किया था, तो इंडिया ने भी स्लैम किया है, तो वो सब तो चलता ही रहता है। और एक न्यूज़ आई है ये लालू प्रसाद यादव को लेके, तो इसके बारे में भी आगे अपन डिटेल में बात करेंगे, द इंडियन एक्सप्रेस में भी है ये चीज़। तो बेसिकली अगर हम लोग लिंचिंग बिल की बात करें, देखो पिछले 4 साल में तकरीबन 3 से 4 राज्यों में एंटी लिंचिंग बिल आए हैं, बट कहीं भी पास नहीं हो पा रहा, ना मणिपुर में ना राजस्थान में। इनकी प्रॉब्लम क्या है? बेसिकली जो अपनी जो गवर्नमेंट है, हुआ क्या, जितने भी लिंचिंग बिल है वो पास होने के लिए ज़्यादातर जाते हैं गवर्नर्स के पास में। गवर्नर उन्हें राष्ट्रपति से साइन के लिए भेज देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर गवर्नर से कह दिया गया है कि लिंचिंग बिल को तुम ऐसे नहीं करोगे, क्योंकि लिंचिंग को लेके जो केसेस हैं वो कोर्ट में पेंडिंग है। अब प्रॉब्लम क्या है, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी तरफ कह रखा है कि आईपीसी के अंतर्गत मर्डर चार्जेस में ये सब चीज़ें पहले से आती हैं, चाहे 10-15 लोगों ने मिलकर एक बंदे को क्यों ना मारा हो, वो सेक्शन नंबर 300, सेक्शन 302 और 300 के अंतर्गत आते हैं आईपीसी के अंतर्गत। तो इनके लिए एक अलग से बिल बनाने की जरूरत ही नहीं है। और यहाँ पर राज्य अलग से बिल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनको लेके आपस में प्रॉब्लम चल रही है। अब इसको लेके सुप्रीम कोर्ट भी फैसला देगा, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा कि ये बिल पास होते हैं कि नहीं होते हैं। और बेसिकली हम लोग जानते हैं कि आजकल लोग इनटॉलरेंस ज़्यादा हो रहे हैं, बाइसेस आ जाते हैं कास्ट और रिलीजन वगैरह को लेके। फिर हम लोग देखते हैं कि गौ सेवक वगैरह, जब काऊ की बात आती है तो काऊ विजिलेंट वगैरह, इन सब की प्रॉब्लम होती है। स्पीडी जस्टिस नहीं मिल पाता इंडिया में। पुलिस की एफिशिएंसी इंडिया में कंपैरेटिवली कम है। और फिर अपन देखते हैं जब चोरी वोरी होती है, उन सब केसेस में देख लें हम लोग, या कई बार होता है कि ऐसे बच्चे अच्छे उठाने वाले होते हैं जो चाइल्ड लिफ्टिंग कहते हैं जिसको, बेसिकली तो बच्चे उठाने वाले होते हैं, तो उसके अंदेशे में लोग कई बार आम लोगों को ही लिंचिंग कर देते हैं। तो ये कुछ मेन वजह है जिस वजह से लिंचिंग इंडिया में होती है। मतलब 90% से ज़्यादा लिंचिंग केवल इन्हीं 7-8 वजहों की वजह से होती है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, जो हम लोगों ने एक्सपोर्ट बारे में बात कर रहे थे, तो इंडिया का जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है वो पिछले साल अगर जनवरी की बात करें तो तब से लेके अभी तक तकरीबन 25% बढ़ गया है। पिछले साल देखो हम लोग उस समय $27 बिलियन था, इस बार का जो निकल के आया है वो $34.5 बिलियन हो गया है। लेकिन हाँ, ये भी है कि इम्पोर्ट भी बढ़ गया है, जो $43 बिलियन था वो $51 बिलियन हो गया है। और ये सब किस वजह से हुआ है? केवल और केवल एक वजह से कि हम लोगों की कंपैरेटिवली जो गोल्ड की मांग है वो कम हो गई है, और गुजरात में 3 नए टेक्सटाइल पार्क बनवा दिए गए हैं। तो यही कुछ मेन वजह है जिन वजह से हो रहा है। और अगर थोड़ा बात करें तो हम लोग क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, तो क्रूड ऑयल, गोल्ड, यही चीज़ें अपन लोग ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। और हमारे टॉप 5 पार्टनर्स की जब हम लोग बात करते हैं ना, तो यूएसए, चाइना, यूएई, सऊदी अरेबिया और हांगकांग, ये टॉप 5 ट्रेड पार्टनर्स हैं इंडिया के। जिनमें अगर एक्सपोर्ट की बात करें कि जिनको हम भेजते हैं, तो यूएसए को सबसे ज़्यादा सामान भेजते हैं, सेकंड पे यूएई आता है, थर्ड पे चाइना आता है। और जिनसे हम सबसे ज़्यादा मंगाते हैं उनमें फर्स्ट नंबर पे चाइना आता है, सेकंड पे यूएसए आता है और थर्ड पे यूएई आता है। और ये जितना भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडिया में होता है ज़्यादातर, वो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड्स, जो डीजीएफटी का जो हेड ऑफिस होता है, वो देखता है सब चीज़ों को। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है अपने ये टॉप 30 बेस्ट प्लेस फॉर ट्रैवल इन 2020 एंड 2021। तो उसको लेकर नेक्स्ट ट्रैवल मैगजीन ने एक लिस्ट जारी की है। तो उसमें इंडिया के केरला में कुट्टम करके एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, उसमें एक जगह है जिसका नाम है अयमनम, तो उसको भी डाला गया है इसमें। तो पूरी दुनिया की जगहों में एक ये विलेज भी आया है। और जस्ट बिकॉज ऑफ किस वजह से आया है? क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन था केरला सरकार के द्वारा, वो यहाँ पे चलाया गया था कुट्टम में, जिस वजह से यहाँ पे सफाई बहुत है, यहाँ पे लेक्स वगैरह साफ की गई हैं, इवन दो टूरिज्म फ्रेंडली बनाया गया है, उस गांव को डेवलप ही इसी प्रकार से किया गया है।
तो दैट्स वाई ये सब हुआ है। और बाय द वे ऐसा ही एक सेम टाइप का एक ऐसा ही एक विलेज और है जो कि मेघालय में मायोलिन विलेज है। तो उसको इंडिया, जब इंडिया की पिछली रैंकिंग निकली थी तो इंडिया का सबसे साफ विलेज में मायोलिन को गिना गया था। लेकिन टूरिज्म के हिसाब से और भी चीज़ें देखी जाती हैं, केवल सफाई नहीं। तो दैट्स वाई हम लोग देखते हैं कि अयमनम विलेज इसमें आया है। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ आई है, वो आई है डिजिटल मैपिंग को लेके कि डिजिटल तरीके से 3D मैपिंग इंडिया के 6 लाख से ज़्यादा गांवों की जाएगी, जो सर्विंग फॉर विलेज एंड मैपिंग विथ द इम्प्रोवाइजेशन टेक्नोलॉजी इन द विलेज एरिया। ये पूरा प्रोग्राम का नाम है, जिसको शॉर्ट में कहा जाए तो स्वामित्व स्वामित्व प्रोग्राम है, जिसके तहत ये सब किया जा रहा है। और जिसमें ड्रोन आदि से 1 लाख जो गांव हैं उनकी मैपिंग की भी जा चुकी है, जब हमारी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने कल डाटा लॉन्च किया है। और जिसमें से 70,000 की जो मैपिंग है वो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट्स को दी भी जा चुकी है, और इन सबको ऑनलाइन डाल दिया जाएगा, ये कहा जा रहा है। तो ये अच्छा रहेगा, अगले 2 साल में इनको मैपिंग कंप्लीट करनी है, ड्रोन्स वगैरह से कर रहे हैं। और अगर हो जाती है ये, तो फिर पूरे इंडिया में जितने भी गाँव हैं हमारे पास में 6-7 लाख, उन सब के 3D मैप्स अवेलेबल होंगे हम लोगों की वेबसाइट्स पे। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है संध्या मुखोपाध्याय को लेके। तो बेसिकली हम लोग जानते हैं कि संध्या जो थी वो सिंगर थी, और एक समय पे इन्होंने भजन संध्या करके एक एल्बम भी निकाला था जो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था उस टाइम पे। अपन 80s 70s की बात करते हैं। और इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है, बंगाल का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो भी मिला हुआ है। तो इनकी हाल ही में 90 साल के ऊपर हो चुकी थी बेसिकली ये, तो इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो ये चारा घोटाले के बारे में, जो अपने लालू प्रसाद यादव को लेके आई है। कि लालू प्रसाद यादव हम लोग जानते हैं कई केसेस में कन्विक्ट हो चुके हैं और अभी तो बेल पे चल रहे हैं। तो चारा घोटाला में भी अभी परसों कन्विक्ट हुए हैं और उनको भी लेके फिर से जेल मिल गई, लेकिन कहा जा रहा है कि इसमें जेल जा सकते हैं दोबारा से। तो बेसिकली चारा घोटाला था क्या, देखो 1992 और 1995 की बात करते हैं तो उस समय ऐसे 55 अलग अलग केसेस लगाए गए थे किसको लेके, चारा को लेके, कि ये चारा के पूरे केस में घोटाला चल रहा है। होता क्या था, फर्जी बिल बनाए जाते थे और अकाउंट से पैसा निकाल लिया जाता था और कह दिया जाता था कि चारा आगे दे दिया गया है, और दिया जाता नहीं था। उस चक्कर में कई 100 करोड़ का घोटाला किया गया, तकरीबन 350-400 करोड़ का घोटाला था, 55 केसेस सबका मिलाते हुए। तो और फिर इसी वजह से हम लोग देखते हैं कि 1995 के बाद जब ये घोटाला खुला था तो 1996 में लालू प्रसाद यादव को सीएम पदवी छोड़ना पड़ा था, तो राबड़ी देवी को बनाया गया था उस टाइम पे। फिर बाद में हम देखते हैं 2004 में जब ये रेल मंत्री बने थे तब भी ये सब मुद्दे उठ गए थे, 2005 में इनको रेल मंत्री की पदवी इसी वजह से छोड़ना पड़ा था। तो चारा घोटाला ने लालू प्रसाद यादव के कई पद छुड़वाए हैं पहले भी। अब वो बात अलग है कि बाद में यहाँ त्रिशंकु वगैरह बना के 2008 में भी वो आ गए थे सरकार में, वो आता अलग बात है। तो दैट्स ऑल, हमें पास पता होना चाहिए। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो ये गुरु रविदास जयंती को लेके, कि कल 16 फरवरी थी, कल गुरु रविदास जयंती भी थी। तो बेसिकली हम लोग रविदास के बारे में थोड़ी बात कर लें तो भक्ति मूवमेंट से जुड़े हुए थे, इनइक्वालिटी को दूर करने की बात करते थे। 1450 ईस्वी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, और हर साल की जो मेघ पूर्णिमा होती है उसको इनका जन्मदिन आता है। तो बेसिकली इनका 16 फरवरी को जन्मदिन नहीं होता। जो गुरु रविदास जयंती की बात करते हैं वो हर साल वेरी करती है, वो आगे पीछे होती रहती है। पिछले साल 13 फरवरी को थी शायद, और अगले साल 20 या 23 फरवरी को पड़ रही है। तो और हम जानते हैं कि इनकी जो लर्निंग्स वगैरह है वो गुरु ग्रंथ साहिब जो सिखों का है उसमें भी लिखी गई हैं। साथ ही साथ जो ऐसी ब्राह्मण सोसाइटी थी, ब्राह्मण डोमिनेटेड सोसाइटी, उसके खिलाफ भी इन्होंने काम किया था। उसी के साथ साथ में कास्ट सिस्टम को इंडिया में खत्म करने के लिए भी इन्होंने काफ़ी सारे जो चीज़ें हैं वो की हैं। और भक्ति मूवमेंट्स की बात करें ना तो उस टाइम पे काफ़ी लोग, चाहे हम लोग कबीरदास की बात करें, सूरदास, तुलसीदास, चैतन्य महाप्रभु की बात कर लें, शंकराचार्य की बात कर लें, मीराबाई की बात कर लें, सब लोगों ने ऑलमोस्ट एक जैसी ही जो स्रोतियाँ हैं, या हम लोग बात कर लें कि जो प्रेरणाएं हैं, ज्ञान है, वो सब दिया है। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें, वो आई है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को लेकर, कि अभी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है। देखो FTA होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उससे पहले एक इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट भी होता है। तो अभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में FTA करना है, उसके लिए ये पहले कर लिया गया है, जिसमें जैसे गुड्स हो गए, कस्टम हो गए, सैनिटरी प्रोडक्ट्स हो गए, इन सब को लेके FTA हो जाता है, अर्ली FTA मान लो बेसिकली। तो बेसिकली जब से हम लोगों ने इंटरिम एग्रीमेंट्स करना शुरू किया है ना, तब से ट्रेड धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। जब हम लोग पिछले साल देखते हैं, पिछले साल हम लोगों का $12.5 बिलियन का ट्रेड था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का। इस साल ये बढ़ के $17 बिलियन का हो गया है, और फिर भी अभी फाइनेंशियल ईयर हम लोगों का खत्म नहीं हुआ है, अभी 1 महीना और बचा है। और
काफ़ी चीज़ें और भी हैं, जैसे वीज़ा हो गया, वीज़ा को लेके भी काफ़ी हम लोगों के बीच में कवायद हैं, उनको सही करना है। वाइन को लेके भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सही करनी है। इंडिया में वाइन बहुत सारे लोगों को चाहिए, हम लोग जानते हैं ओल्ड मॉन्क को लोग पी जाते हैं, तो क्या सीन चल रहा है इंडिया में। लेकिन ठीक है, जो भी है। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ आई है, वो आई है इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 4.0 को लेके। देखो, हम लोग जानते हैं कि इंडिया में एक यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, जो कि 1978 में लॉन्च किया गया था, जिसके तहत ऐसे जो भी बच्चे हैं जो कि 2 साल से छोटे हैं और जो माताएं हैं लैक्टेटिंग मदर्स, उन सबको टीके लगते हैं। तो उसके अंतर्गत ही हम लोगों ने इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष शुरू किया गया था। इंद्रधनुष मिशन के अंतर्गत 60 टीके थे, जो बाद में बढ़ा के 12 तक ले जाए गए थे 3.0 में। अभी 4.0 लॉन्च हो गया इसका। तो अभी जब से कोरोना आया ना, तब से टीके लगना कम हो गए थे कंपेरेटिवली, लोग बच्चों को लेके ही नहीं जा रहे थे हॉस्पिटल वगैरह में। तो इसको फिर से जोर देने के लिए काम किया जा रहा है, ये हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा हमारा, और इसीलिए 4.0 मिशन लॉन्च किया है। इसके तहत कहा जा रहा है कि जो 89 लाख जो बच्चे हैं जिनको अभी तक टीके नहीं लगे हैं, या जो वंचित रह गए हैं कोरोना की वजह से पिछले 1.5 साल में, तो उनको टीके मुहैया करवाए जाए, उनको टीके लगाए जाएंगे। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है मेघारम जवार फेस्टिवल को लेके। मेघारम जवार फेस्टिवल, बाय द वे, जो कुंभ, हम लोग कुंभ मेले की बात करते हैं, कुंभ मेला सबसे बड़ी गैदरिंग कहा जाता है, और दुनिया की सेकंड सबसे बड़ी जो गैदरिंग होती है वो मेघारम ज्वार फेस्टिवल की होती है। इसके लिए तकरीबन 2000 करोड़ का एक बजट अलग से रखा गया है सरकार के द्वारा, और ये बेसिकली तेलंगाना में होती है। तेलंगाना की जो कोया जनजाति है उसके द्वारा बेसिकली की जाती है। जो समस्का थी और सरला माना ज्वार और समस्का, तो उन दोनों ने मतलब बेसिकली कोया जनजाति के लिए बहुत कुछ किया था। उस वजह से उन लोगों के ऑनर में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। सब लोग आते हैं, मेला जैसा लगता है, लोग नदी में नहाते हैं, उसके बाद में कृष्णा नदी किनारे होता है बेसिकली। और पहले ये दूसरे मतलब 2-3 जगह होता है, जगह भी इसकी चेंज होती रहती है। तो बेसिकली इस बार कृष्णा नदी के किनारे हैं, और सारी जनजाति के लोग, केवल कोया के नहीं, और भी जनजाति के लोग, हम लोग पटरिया की बात कर लें, पोथरिया की बात कर लें, उसके बाद में हम लोग भील की बात कर लें, मोगा की बात कर लें, सब लोग इकट्ठे होते हैं और ये प्रोग्राम मनाते हैं। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है रिन्यूएबल एनर्जी को लेके। तो हमारी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट, उसके द्वारा कह दिया गया है कि 2024 तक हम लोग पूरे के पूरे तरीके से जो ट्रैक्टर्स वगैरह में जो किसान वगैरह यूज करते हैं गांव में, उनमें डीजल और पेट्रोल को बंद करवाने की कोशिश की जाएगी, और सभी को रिन्यूएबल एनर्जी पे लाया जाएगा। अब ये बहुत बड़ा क्लेम है अगर देखा जाए तो, कि सारे किसानों को ट्रैक्टर वगैरह से हटा के 2024 तक, जो कि अभी 3 साल रह गए हैं बेसिकली, तब तक ये डीजल से हटा के, डीजल के सारे ट्रैक्टर बंद करके रिन्यूएबल एनर्जी के ट्रैक्टर देंगे। तो अभी कैसे होगा ये तो पता नहीं, लेकिन क्लेम तो बहुत बड़ा कर दिया है। अब अगर आज के हम लोग द हिंदू की बात करें, तो आज के द हिंदू के फ्रंट पेज पे एक तो लेके आई है कि यही कि जो रशिया पुल आउट कर रहा है, धीरे धीरे फोर्सेस को वापस ले रहा है, लेकिन यूएसए और नाटो अभी भी स्पेक्टिकल बने हुए हैं इन सब चीज़ों को लेके। बाय द वे, इंडिया ने भी अपनी ये हेल्पलाइन है वो यूक्रेन में जारी कर दी थी। इंडिया के तकरीबन 22,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो यूक्रेन में पढ़ते हैं, तो उनसे कह दिया था कि वापस आ जाओ, कि कभी भी लड़ाई हो सकती है। साथ ही साथ में हम लोगों ने हेल्पलाइन जारी कर दी थी। अब हेल्पलाइन किस लिए जारी की थी, कि वहाँ पे किसी को प्रॉब्लम आ रही हो कैसी भी, तो वो हमारी एम्बेसी वगैरह से सीधे कंसर्न कर सके। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है कोविड कर्व को लेकर, कि कोविड कर्व हम लोग जानते हैं इंडिया में फिर अचानक से गिर रहा है, एकदम नीचे आ चुका है। तो केंद्र सरकार ने कहा है कि जो राज्य अब छोटे मोटे रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं उन सबको हटा दिया जाए और पूरी इकोनॉमी को खोल दिया जाए। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है अभी रिजर्वेशन को लेके, कि रिजर्वेशन को लेके हम लोग जानते हैं रोज नए नए केस निकलते रहते हैं। कहीं पाटीदारों का रिजर्वेशन, कहीं हम लोग कहते हैं गढ़ वालों का रिजर्वेशन, कहीं गुजरात में लेके चल रही है यही चीज़ हम देखते हैं। यहाँ पे जाटों का रिजर्वेशन की प्रॉब्लम चल रही है। तो इस पूरे रिजर्वेशन की प्रॉब्लम को लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है सॉरी, कि जितने भी रिजर्वेशन के केसेस हैं उनको अब 2 जज से बड़ी बेंच नहीं देखेगी सुप्रीम कोर्ट में। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वही ये ट्रिब्यूनल्स को लेके, कि ट्रिब्यूनल्स के बारे में हम लोगों ने पहले भी बहुत बात की है। अगर हम लोग बात करते हैं कि ट्रिब्यूनल्स अलग अलग चीज़ों के लिए बनाए जाते हैं, उनको लेके अपॉइंटमेंट नहीं हो रहे हैं इंडिया में। तो फ्रंट पेज पे बेसिकली बात की जाए तो आज के में कुछ ऐसा नहीं है जो हमें जानने के लिए जरूरी हो। एक पेज नंबर 2 पे आई है न्यूज़ एफएससीआई को लेकर, कि दिल्ली में 4 पुलिस स्टेशन हैं जिनको ईट राइट कैंपस के अंतर्गत एफएससीआई ने प्रमाणीकरण दे दिया है। अब ईट राइट क्या होता है,
बेसिकली उस जगह पे जो भी फूड मिलता है उसमें जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स है उनको फॉलो किया गया है। साथ साल में जो बैलेंस डाइट भी है उनमें, साथ साथ में सेफ भी है, न्यूट्रिशियस फूड भी है। तो बेसिकली इन 4 पुलिस स्टेशन में दिल्ली में जो भी खाना मिलता है वो एफएसएसएआई के मानकों पे हर तरीके से पूरा उतरता है। और वहीं पे हम लोग बात करें कि इसकी जो ऑडिट रिपोर्ट होती है जब भी एफएससीआई को दी जाती है ईट राइट कैंपेन के तहत, तो वो एक थर्ड पार्टी देती है, जो एफएससीआई उन्हें पैसे देते हैं और वो करते हैं। और 115 पैरामीटर्स होते हैं जिसमें से 78 पैरामीटर्स पे आना जरूरी होता है, तभी तुम्हें ईट राइट कैंपस का जो सर्टिफिकेशन है वो मिलता है। और एफएससीआई की बात करें तो 2008 में इसकी स्थापना हुई थी, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और फूड एडल्ट्रेशन को इंडिया में रोकने के लिए काम करता है। अब और हम लोग जानते हैं कि सबसे ज्यादा फूड एडल्ट्रेशन केवल एक ही समय होता है, दीपावली के समय। तो उस समय तो एफएससीआई पता नहीं क्या हो जाता है, उस समय तो काम ही नहीं करता है ऐसा लगता है, जबकि उस समय सबको पता है कितना ज्यादा एडल्ट्रेशन होता है फूड में। फिर भी जो भी है, तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज है वो आई है असम गवर्नमेंट को लेके कि असम गवर्नमेंट भी अपने यहाँ, इनमें भी यूपी की आत्मा आ गई है बेसिकली, तो ये भी अपने 2 जगहों को चेंज कर रही है। एक सिटी है जिसका नाम है दिग्बोई, तो दिग्बोई का नाम चेंज किया जा रहा है। बेसिकली देखो 1867 में जो WL लेक करके एक ब्रिटिश चीफ थे, उन्होंने यहाँ से ऑयल निकालने के लिए वहाँ पे मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा काम करवाया था, दिन रात लोगों को लगाए रहते थे, उनसे बेगारी करवाई थी, उनको पैसे तक नहीं देते थे। तो उन्होंने इस जगह का नाम दिग्बोई रखा था, इस वजह से इस जगह का नाम चेंज किया जा रहा है। और दूसरा एक सिटी है जिसका नाम है मार्गरेटा, बेसिकली जो उनकी क्वीन थी उनको मतलब एक तरीके से ऑनर करने के लिए उसको जगह का नाम मार्गरेटा रखा गया था। तो इन दोनों जगहों का नाम चेंज किया जा रहा है असम में, और इसके लिए हम असम के जो सीएम हैं उन्होंने सजेशंस मंगवाए हैं। तो बेसिकली सीधी सी बात है, पॉलिटिकल मूव है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है दिल्ली पुलिस के बारे में कि दिल्ली पुलिस का जो लोगो होता है, एम्बलम की बात करें, लोगो की बात करें, तो बेसिकली अभी तक हम लोग देखते थे अशोका पिलर होता था उनके लोगो में। अशोका पिलर को हटा के इन लोगों ने अब इंडिया गेट कर दिया है दिल्ली पुलिस ने। तो इसको लेके भी काफी कंट्रोवर्सी हो गई कि अशोका कैसे हटा दिया, ये तो हमारा नेशनल एम्बलम है, ये है वो है। तो बेसिकली वो कंट्रोवर्सी हमें जानने के लिए जरूरी नहीं है, हमें जानने के लिए जरूरी है कि अशोका पिलर की क्या सीन है। तो हम जानते हैं कि सारनाथ में जो पिलर बना हुआ है, सारनाथ में एक पिलर है जो अशोका ने बनवाया था बेसिकली, उसमें मथुरा से स्टोन मंगवाए गए थे और उससे वो पिलर बनाया गया था सारनाथ में। और सारनाथ हम लोग जानते हैं गया जी के पास में है बेसिकली, और शायद काशी से कुछ 50-60 किलोमीटर दूर पड़ता है। और वहीं हम लोग सारनाथ के पिलर की बात करें तो एक पिलर है जिसपे 4 ऊपर एशियाटिक लायंस बने हुए हैं, जिनमें से 3 ही दिखते हैं। जब क्यों अब तुमने उन्हें पैसे में देखा हो या कहीं पे भी लोगों में देखा हो, जब सामने से फोटो लो तो एक लाइन पीछे है तो वो दिखता नहीं है। तो 4 एशियाटिक लाइन बने हुए हैं। 24 स्पोक्स वाला जो अशोका चक्र है वो भी वहीं पे बने हुए हैं। उसके अलावा 4 जानवर भी नीचे बने हुए हैं, जिनमें से 4 जानवरों का नाम है, एक तो एशियाटिक लायन है जो ज्ञान का प्रतीक है, एक एलिफेंट है जो कि गौतम बुद्ध जब अपने माँ के पेट में थे उसका प्रतीक है, एक हम लोग देखते हैं बुल है जो बेसिकली बुद्धिज्म का जोडियाक साइन है उसको उसका प्रतीक है, और एक हॉर्स बना हुआ है जो कि जब गौतम बुद्ध ने जब अपना घर छोड़ा था हॉर्स से निकले थे तो वो उसका प्रतीक है। तो ये 4 जानवर भी बने हुए हैं। उसके नीचे एक उल्टा लोटस बना हुआ है जिसपे ये पूरा स्तंभ बना हुआ है। तो इसी को हम लोगों ने बाद में अपना नेशनल एम्बलम भी बना लिया था, हम लोग जानते हैं। और नीचे हम लोगों ने मुंडो को उपनिषद से निकाल के सत्यमेव जयते हुए लिख दिया है। और बेसिकली अगर बात की जाए ना तो ये सत्यमेव जयते जोड़ने का, नीचे जो उल्टा लोटस है उसको हटा के वहां पे हम लोगों ने सत्यमेव जयते जोड़ दिया था। तो इसको जोड़ने का जो पूरा श्रेय जाता है वो दीनानाथ भार्गव को जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने किया था। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है हमारे नेशनल मेरिटाइम सिक्योरिटी के नए कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं, जो हमारे फॉर्मर वाइस चीफ भी होते थे अशोक कुमार, उसको बनाया गया है। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है सीड स्कीम को लेकर। सीड स्कीम का फुल फॉर्म है स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज। तो बेसिकली जितने भी बंजारे होते हैं उन लोगों के एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए फ्री कोचिंग दी जाएगी उनके बच्चों के लिए। उनके लिए 200 करोड़ का एक बजट रखा गया है जो सीड जो स्कीम है उसके अंतर्गत। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है अभी सोलर जो वेस्ट वगैरह है उन सबको लेके। क्या देखो, सोलर वेस्ट पे हमारी सरकार गौर नहीं कर रही है। सोलर पैनल हम लोग जानते हैं 25 साल बाद खत्म हो जाते हैं। इंडिया ने जो सोलर पैनल 2010 से मान लो लगाए थे तो वो 2035 तक उस सोलर वेस्ट में बदल जाएंगे, और ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से बहुत अलग होते हैं। इनको मैनेज करने के लिए इंडिया ने अभी तक कोई पॉलिसी नहीं बनाई है। अब
जो 78 मिलियन टन सोलर वेस्ट 2050 तक होगा, इसका क्या किया जाएगा, इसको लेके पॉलिसी इंडिया को बनानी चाहिए। और यह जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है ये इससे बहुत अलग है, इसलिए इसका जो कहते हैं ना एक तरीके से बदलने का तरीका भी बहुत अलग होगा। और हम बेसिकली हम लोगों का जो टारगेट है वो हम लोग जानते हैं 2022 में 100 गीगावाट सोलर एनर्जी बनाने का टारगेट था, जो अभी तक 40 गीगावाट ही हो पाया है। 2022 में 8 महीने ही रह गए हैं, 10 महीने रह गए हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है हेल्नी को लेकर कि हेलमेट को लेकर, सॉरी, एक न्यूज़ आई है हेलमेट को लेकर कि हेलमेट को पहले जो 4 साल से छोटे बच्चे थे उनको हेलमेट कंपलसरी नहीं था इंडिया में। अब 9 महीने से 4 साल तक के भी जो बच्चे हैं उनको भी हेलमेट कंपलसरी कर दिया गया है। और ये भी कर दिया गया कि 40 किलोमीटर की ही स्पीड लिमिट कर दी गई। 40 किलोमीटर के ऊपर तुम नहीं जाओगे अगर तुम्हारे साथ में बच्चा है तो। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है डिफेंस एक्सपो के बारे में कि गुजरात में इस बार हम लोग जानते हैं इंडिया का डिफेंस एक्सपो हो रहा है, जिसमें 1000 से ज़्यादा कंपनियां आ रही हैं, 55 से ज़्यादा देश आ रहे हैं, 55 से ज़्यादा जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं अलग अलग देशों के वो आ रहे हैं। साथ साथ में 1996 से डिफेंस एक्सपो इंडिया करवाता चला आ रहा है। टाटा और अडानी को टॉप डिस्प्लेयर रखा गया है इंडिया की तरफ से इस बार, और 1000 से ज़्यादा प्रकार के अलग अलग ड्रोन्स भी दिखाए जाएंगे। और हथियारों में हम लोग जानते हैं सबसे बड़ा जो जखीरा है वो यूएसए लेके आ रहा है। तो दैट्स ऑल। और ये पूरा हो रहा है गुजरात में, बस हमें इतना पता होना चाहिए डिफेंस एक्सपो इंडिया का। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है बप्पी लहरी को लेके कि बप्पी लहरी हम लोग जानते हैं पॉप आर्टिस्ट थे, इंडिया में पॉप इंट्रोड्यूस करने वाले आर्टिस्ट भी बप्पी लहरी थे। तो उनका हाल ही में निधन हो गया है कल। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है इंडिया और यूएई को लेकर कि जैसे अभी हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया की बात की ना, ऐसे ही इंडिया और यूएई में भी सीईपीए हो गया है, कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। बेसिकली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने से पहले कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पे टैक्सेस ना लगाए जाएं और एक से दूसरे देशों में जा सकें, उसके लिए सीईपीए कर दिया गया है। तो हम लोग जानते हैं कि यूएई में 1 करोड़ जो पॉपुलेशन रहती है उसमें 38 लाख से ज़्यादा केवल भारतीय है। तो 38% पॉपुलेशन यूएई की केवल इंडियन है। इसके साथ साथ में मिडल ईस्ट का गेटवे भी माना जाता है। यूएई में जो 5% इम्पोर्ट ड्यूटी लगाता है उसको भी इंडिया के लिए हटा दिया था उसने कुछ दिनों पहले। साथ साथ में हम देखते हैं कि थर्ड लार्जेस्ट पार्टनर अगर यूएई का कहा जाए तो वो इंडिया है, चाइना और यूएसए के बाद में। फूड आइटम्स हो गए, मेडिसिन हो गए, जेम्स हो गए, गोल्ड हो गया, ये सब हम लोग इंपोर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा यूएई से। और दुनिया के अगर 30% क्रेन्स की बात की जाए तो वो आज यूएई में है। अब क्रेन किस लिए है तो हम लोग जानते हैं, बुर्ज खलीफा यूएई का सबसे बड़ा इमारत है, दुनिया का सबसे बड़ा इमारत है, उससे भी बड़ा इमारत वो लोग बना रहे हैं, तो उसके लिए लगी हुई है क्रेनें वहाँ पे। तो जो भी है देखते हैं। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है बिहार के बारे में कि बिहार में 25 फरवरी को शहीद दिवस मनाया जाया करेगा। अब ये किस लिए किया है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो वारापुर में फ्रीडम फाइटर गोपाल सिंह थे उनकी अध्यक्षता में वहाँ पे काम चल रहा था, तो अंग्रेजों के द्वारा लाठीचार्ज कर दी गई थी, जिसमें 34 लोग मारे गए थे। तो इसको लेके ये मेमोरियल 1984 में बना दिया गया था। और अब गुजरात में हर साल 15 फरवरी को शहीद दिवस भी मनाया जाएगा इन्हीं की याद में। और जो मतलब 34 लोग मारे गए थे बेसिकली, जिनमें से 13 को ही आइडेंटिफाई किया जा सका, तो उन 13 लोगों की मूर्ति है वहाँ पे। एक नेक्स्ट न्यूज़ है भाई ये HIV पॉजिटिव महिला को लेके कि एक HIV पॉजिटिव महिला है, वो 3rd पर्सन बन गई है दुनिया की जिसको HIV से क्योर किया गया है। तो इम्यूनिकल कोर का ब्लड लिया जाता है बेसिकली, इसको नोवेल ट्रीटमेंट मेथड कहा जाता है। और अगर ये मेथड सही से काम करता है ना तो दुनिया की इतनी बड़ी बीमारी चली जाएगी ना जिसको लोग सोच भी नहीं सकते। HIV एड्स जैसी बीमारी दुनिया से खत्म की जा सकती है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है साउथ ईस्ट एशिया के इन्फ्लुएंशियल पावर को लेके। इकोनॉमिकल इन्फ्लुएंशियल पावर साउथ ईस्ट एशिया में 2010 तक यूएसए नंबर 1 पे होता था, और अभी इस पे नंबर 1 पे चाइना आ गया है। सीधी बात है, चाइना इकोनॉमिकल पावर बनता जा रहा है धीरे धीरे, अभी साउथ ईस्ट एशिया में आया है, तुम देखो दुनिया में धीरे धीरे हर जगह चाइना ही आ जाएगा। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है पब्लिक सेफ्टी और पीस के बारे में कि जो एक वर्ड होता है पब्लिक ऑर्डर, लोग समझते नहीं है पब्लिक ऑर्डर होता क्या है। जब भी एक लार्ज कम्युनिटी को कोई भी चीज अफेक्ट कर रही हो और वो अफेक्ट नेगेटिव वे में कर रही हो ना, तो कोर्ट पब्लिक ऑर्डर के नाम पे किसी भी प्रकार का ऑर्डर जारी कर सकता है। तो अभी हम लोग देखते हैं हिजाब के टाइम पे भी पब्लिक ऑर्डर बहुत ज्यादा न्यूज में आ गया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि पब्लिक ऑर्डर के चलते हम लोग कहते हैं कि अभी कोई भी हिजाब विजाब कुछ नहीं पहनेगा, सब लोग नॉर्मल रहेंगे। तो दैट्स वाई हमें बस पता होना चाहिए कि पब्लिक ऑर्डर होता क्या है। कोई भी चीज
जो लार्ज कम्युनिटी को इफेक्ट करती हो, उसके चलते हुए आर्टिकल 20 और 21 का यूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट जब किसी भी प्रकार की रिस्ट्रिक्शंस लोगों पे लगाता है तो उसको पब्लिक ऑर्डर कहते हैं। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है राइट टू एजुकेशन को लेके, कि राइट टू एजुकेशन में हम लोग जानते हैं 25% जो सीट्स होती हैं वो फ्री सीट्स होती हैं, जो SC ST कोटा या माइनॉरिटीज़ के लिए रिजर्व की जाती हैं। तो अभी ये कहा जा रहा है कि मदरसा और जो वैदिक स्कूल होते हैं, क्योंकि वहाँ पे रिलीजियस पढ़ाई होती है, तो वहाँ पे 25% सीटों को रिजर्व करना जरूरी नहीं है, इन्हें वहाँ से हटा दिया जाए। अब इन पे सरकार फिर से फैसला ले रही है, क्योंकि देखो वही है ना, हर किसी को जरूरी नहीं होता कि वो वैदिक या कल्चर्स या रिलीजियस जो स्टडी होती है वो करते हो, तो इसलिए इनको हटाने की बात चल रही है। अब देखते हैं क्या होता है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है गोवा लिबरेशन स्ट्रगल को लेकर, कि गोवा लिबरेशन डे अभी कुछ दिनों पहले मनाया गया, हम लोग जानते हैं, तो मैंने सोचा कवर कर लें क्या होता है। देखो 1962 को गोवा आज़ाद हुआ था, हम लोग जानते हैं। इंडिया की आज़ादी 47 में हो गई थी, 15 साल बाद। और जो गोवा आज 2 डिस्ट्रिक्ट में बटा हुआ है, नॉर्थ और साउथ डिस्ट्रिक्ट में। हम लोग जानते हैं जो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट है उसी के जितने भी बीचेस हैं वो बढ़िया है, ज़्यादातर लोग वहीं घूमने जाते हैं। और दमन दीव और नागर हवेली भी इसी के साथ में हुए थे। हुआ क्या था ना, पहले तो चलो ठीक है, पुर्तगाल के पास में था ये। बाद में इन लोगों ने क्या किया, कॉलोनी से हटा के ओवरसीज टेरिटरी कहने लगे थे वो लोग गोवा को अपनी। तो इसको लेके सब लोग गुस्सा हो गए थे कि गोवा ओवरसीज टेरिटरी कैसे हो सकती है, तुम्हारी कॉलोनी है। तो इसी को चलते हुए बाद में हम लोग देखते हैं कि इंडिया ने रिटेलिएशन किया था, और हम लोगों ने यहाँ से हमारे पटेल जी ने भेजे थे लोग, और 2 दिन में गोवा खाली हो गया था पूरा। और बेसिकली वजह क्या थी ना, उस समय इंडिया पाकिस्तान से भी लड़ रहा था, इंडिया का पार्टीशन भी हुआ था, नाटो की प्रॉब्लम भी थी कि ये जो गोवा है वो नाटो, पुर्तगाल नाटो के साथ में जुड़ा हुआ था, तो इंडिया नाटो से लड़ाई भी नहीं लेना चाहता था। तो इस वजह से हम लोगों को टाइम लग गया था गोवा लेने में। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है रिवर डिवाइस प्रोजेक्ट को लेके, कि जम्मू जम्मू कश्मीर में रिवर देविका प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है, जो कि देविका नदी पे है बेसिकली। तो 200 करोड़ का ये प्रोजेक्ट होगा, जिसमें हैबिटेट बनाया जाएगा, और उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में इस प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। नदी को सही किया जाएगा, नदी के चारों ओर हैबिटेट अच्छा किया जाएगा, यही सब है। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है एग्रीकल्चर सेस को लेके, कि जो क्रूड ऑयल, हम लोग जानते हैं क्रूड पल्प ऑयल होता है, पाम ऑयल, सॉरी, जो क्रूड पाम ऑयल होता है उस पर बेसिकली जो भी एग्रीकल्चर सेस था वो 7.5% था, जिसको केंद्र सरकार के द्वारा घटा के 5% कर दिया गया है। तो दैट्स ऑल। अगर हम बात करते हैं 16 और 17 फरवरी की, तो यही करंट था जो हमें किसी भी एग्जाम में जानने के लिए जरूरी था। दैट्स ऑल।